नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होगा और बहुत मस्ती में होंगे। आज एक रिलीज हुई है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। आज रिलीज हुई है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। जैसे कि बिहार बोर्ड में मॉडल सेट रिलीज हुआ, बिहार सरकार ने मॉडल सेट को रिलीज किया ताकि बच्चे उससे क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उसकी एक पूरी सिनेरियो और जानकारी उसको मिल जाए। सिमिलरली बिहार बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई ने भी क्या किया है, उन्होंने भी क्या किया, अपना सैंपल पेपर रिलीज किया जिससे उन्हें पता चल सके बच्चों को कि क्वेश्चन का प्रारूप कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने के हमें आंसर करने, मतलब ओवरऑल एक तरह का डेमो आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीबीएसई वाले। वेट, बिहार बोर्ड वाले बच्चे सोच रहे होंगे मेरा तो कोई काम करने निकल जाते हैं। आप 2 मिनट रुकिए, इतना टाइम आप बहुत सारी चीज़ों में देते होंगे, 10 मिनट यहाँ भी दे दीजिए। आपको अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको लगता है आपका दुख मेरा दुख अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए कि सीबीएसई वालों का दुख कितना बड़ा है। ठीक है ना, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब आप इनको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप तो बहुत ईजी क्वेश्चन डील कर रहे हैं, इनका तो अलग ही रोना है। आप एक बार आके देख लीजिए, फिर समझ में आएगा। अगर आप सीबीएसई का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो लगता नहीं कि आप हाफ भी बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका देखिए, इनका अलग ही है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपका अलग है, सबका सिनेरियो अलग अलग होता है, लेकिन लेवल एक बार देखिए। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, और साथ ही साथ बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें लेवल अप करते हैं। तो चलिए बच्चे लोग, ये फिजिक्स का सैंपल पेपर आया है 2023 का, सोल्यूशन हम लोग करवा लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12 का सैंपल पेपर है ये। ठीक है ना, और ये सेशन 2022 से 23 के लिए है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए है। ठीक है ना, सब्जेक्ट फिजिक्स है, टाइम आपको 3 घंटा हो तो आपको डेमो दे रहा है ना। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का है। इंस्ट्रक्शन देखिए बच्चे लोग, इसमें मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। 35 क्वेश्चन, देयर आर 35 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। कोई 35 क्वेश्चन पूछे और 35 से, बिहार बोर्ड की तरह नहीं है कि 70 में से कोई 25 बना, आप 35 बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं फिजिक्स में। इसमें सभी आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल कहता है दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस, पर इसके सेक्शंस बांट दिए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग, कंपलसरी है। जल्दी से अगर आपके कोई दोस्त अगर सीबीएसई से है तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, ये उनके काम का जरूर है। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है वो कंटेंट किया हुआ है 18 MCQ, मतलब 18। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है। तो आज हम लोग केवल और केवल सेक्शन 1 की ही तैयारी करेंगे और फिर मतलब कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो और सेक्शन बी कंटेंट 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए दोनों। सेक्शन सी में जो है वो 5 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन है। ठीक है ना, ईच प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और सेक्शन डी में जो है बच्चे लोग वो कंटेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन, वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, उल्टा बोला गया सॉरी। वो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चे लोग, तो ये हमारे पास, और 2 केस स्टडी रखा हुआ है 4-4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरिएबल्स है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस है इसके अंदर। तो चलिए इसी को एक एक करके रिवील करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सीबीएसई वाले जितने भी बच्चे तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देखिएगा, कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। दिए गए पिक्चर्स के लिए ये करेक्ट रिलेशंस क्या होंगे? आपके ऑप्शंस है Q1 into Q2 is greater than 0, Q1 into Q2 is less than 0, Q1 into Q2 equal to 0, और ये 1 से ये क्या होगा, रेशियो से ज़्यादा वाला कम होगा। ये सब काम का चीज़ नहीं हमारे। देखो एग्जैक्टली में बात क्या है, ये एक चार्ज पर बल इधर लग रहा है, दूसरे चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे हैं, मतलब कि ये दोनों चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। क्योंकि 2 अनइक्वल चार्ज होंगे तभी तो आपस में क्या होंगे बच्चा, अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करता है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स है। तो पक्की बात है, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ओवरऑल नेगेटिव आया तो नेगेटिव तो 0 से छोटा होता है। तो कहने का मतलब जो 2 चार्ज को आपने मल्टीप्लाई किया है वो एग्जैक्टली में 0 से क्या है, छोटा। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर अप चेंज कर दूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव। दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, वो 0 से छोटा। ये आपके सामने यानी बी सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखिए, सीबीएसई जो है ना, ये मतलब एकदम बेसिक से क्वेश्चन को भी ना ऐसा घुमाने की कोशिश करता है कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई अब तो सीबीएसई से, ठीक है, हम ऐसे सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ सकते, लेकिन वो क्वेश्चन रहता बड़ी सिंपल है। मतलब कई केसेस में, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन, पर कई क्वेश्चन सिंपल को जानबूझ के फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा है। आप इसी को देख लीजिए, कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर V, उसके सेंटर का अगर V है तो कहा जाता है कि पोटेंशियल, देन द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस इट द इक्वेटोरियल लाइन। मतलब देखिए क्या पूछा, अगर एक हमारे पास डाइपोल है तो ये हमसे कह रहा है कि अगर एक्सिस पर यदि V है तो इक्वेटोरियल पर क्या होगा। सीधे हमसे पूछता कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, तो बच्चा जानता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों की दूरी सेम है, तो इसका पोटेंशियल माइनस आएगा, इसका पोटेंशियल प्लस आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा जीरो आएगा। याद है ना। ये सिंपल से बात वो पूछ लेता कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इक्वेटोरियल लाइन पर क्या वैल्यू होगा, पर वो घुमा रहा है, देख रहे हो, फालतू में ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बड़ी सिंपल सी बात को, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। ठीक, चलिए अब बच्चे लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ये रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको याद होगा मैंने एनसीईआरटी, मैं शुरू से आपको ये बात बोल रहा हूँ बेटा कि एनसीईआरटी कवर जरूर करो, एनसीईआरटी को जरूर लेकर आओ। चाहे मैंने आपको मारा होगा तो अधिकतर इसलिए मारा होगा कि एनसीईआरटी के बुक्स लेकर नहीं आते। मैं कई बच्चों को समझाता हूँ, पता नहीं बच्चे सुनते क्यों नहीं, अभी भी लेकर नहीं आता, डेली मार खाते, ठीक है, या बोली सुनते हो हमसे। तो कहने का मतलब एनसीईआरटी में देखा होगा तो ये दो पिक्चर्स मैंने बनाया था, और मैंने आपसे बोला था कि टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर का, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। ठीक, तो आप एक बात बताओ, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, तो ये वाला जो ऊपर जाने वाला ग्राफ है तो पक्की बात है ये कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर का ग्राफ है दूसरा ग्राफ। और जो ये पहला ग्राफ है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घट रहा है, ये बच्चे लोग सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। तो कहने का मतलब ये कंडक्टर और ये सेमीकंडक्टर, तो ढूंढिए तो इसमें कौन सा ए वाला सेमीकंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर है। तो ध्यान से देखिए, कहा जाता है ए वाला कॉपर, तो कॉपर तो कंडक्टर है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए इज जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, तो यहाँ पर ये वाला जर्मेनियम होगा और बी वाला कॉपर होगा, कॉपर कंडक्टर होता है, तो बी वाला ग्राफ कंडक्टर यानी कॉपर को दिखाएगा और ए वाला ग्राफ जर्मेनियम को दिखाएगा। सिमिलर, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में ग्राफ भी बनवाए भी होंगे, आप देख लीजिए, बिल्कुल बनवाए होंगे, बोल दिए थे पेज नंबर के साथ बनाने के लिए। अब चलिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर हमारे पास सर्कल्स सर्कुलर लूप्स है, मतलब एक लूप से अगर ऐसे दूसरा ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक भी है, कोप्लेनर भी है, पी और क्यू। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं देखो यहाँ पर इसको मैं P बोल दूं, P, इसका सेंटर क्या है O, एक दूसरा भी हमने लिया, इसको बोल देंगे Q, ठीक है। इसका भी सेंटर क्या है O, और दोनों एक ही प्लेन में, मतलब इस प्लेन में है तो इसी प्लेन में है, ऐसा नहीं कि एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में, दोनों का प्लेन भी सेम है और दोनों का सेंटर भी क्या है, कोसेंट्रिक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दोनों की जो रेडियाई है, अगर मैं मान के चलूँ एक के रेडियस को R1 मान लेता हूँ, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2, ठीक है। एक तो मैंने R1 माना, दूसरे को मैंने R2 माना है, तो दोनों का जो रेडियस है बच्चे लोग, उस दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3। तो मतलब यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ R1/R2 बराबर 2:3, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि लूप क्यू कैरी करंट 9 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि जो क्यू वाला है वो 9 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। बड़ी आसानी से समझिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब हुआ क्वेश्चन, तब पढ़ाने में मजा आता है, बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। 9 एम्पियर और ये एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब कह रहा है कि
फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो एट द कॉमन सेंटर। अब देखिए इसमें बहुत बड़ी बात छुपा दिया इन्होंने कह दिया, मुझे थोड़ा सा कलर चेंज कर देने दीजिए। इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का मान, ठीक है थोड़ा सा कलर कुछ अलग ले लिया हूँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड का मान सेंटर पे क्या होगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड का मान सेंटर पे क्या होगा, जीरो। तो अब यहाँ पे कुछ मैं बात बोलूंगा, आप ध्यान से समझना। अब कहता है कि ठीक है जीरो, तो बताइए तो कि P से कितना करंट जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, देखो इसका पहले पूरी बात सुनो, दो हमारे पास कोसेंट्रिक हमारे पास सर्कल दे दिया। अब बोला गया कि यहाँ पर सेंटर पे है ना, सेंटर पे कहाँ बच्चे लोग, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। यदि बाहर वाले से 9 एम्पियर का करंट एंटी क्लॉकवाइज में बह रहा है, तो आपको बताना है कि इस वाले से P वाले से कितना करंट बह रहा होगा। ठीक, तो हम लोगों को जो बच्चे लोग वैल्यू निकालनी है, सॉरी जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो इस P से बहने वाले करंट यानी I का मान निकालना है। ठीक, अब आप हमारा विरोध कीजिएगा कि सर एक बात बताइए, आपने ये कैसे चुन लिया कि ठीक है हमको I का मान तो निकालना समझ में आ गया क्वेश्चन में, पर आपने ये डायरेक्शन पहले कैसे चुन लिया कि हम उल्टा लेंगे, आप इधर क्यों नहीं लिए? इसका कारण है, तो कुछ कारण को समझिए बच्चों। इस कारण में क्या है कि यहाँ पे बोला गया कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। कहाँ पे बच्चे लोग, सेंटर पे। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ, तो इसका कतई मतलब ये निकलता है कि P वाले ने Q वाले ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाया होगा। ठीक, और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड Q वाले ने लगाया उतना ही मैग्नेटिक फील्ड P वाले ने भी प्रोड्यूस किया होगा, लेकिन वो प्लस के बजाय माइनस में किया होगा। याद रखिए, तभी तो इसका मान जीरो आएगा। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर इस 9 एम्पियर करंट वाले ने अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया बच्चे लोग, इस Q वाले ने इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, सेम इसके उल्टा कौन प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये वाला। तभी तो एक इधर एक इधर, दोनों अपोजिट रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, सीधा जीरो हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए कौन सा किस दिशा में है। तो चलिए मैं जरा बताता हूँ। 9 एम्पियर, तो जरा मैं बताऊँ, करंट इधर बह रहा है क्योंकि Q वाले में बोल रहा है इधर, तो Q वाले के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ उसका बाहर की ओर, मैं इसका डायरेक्शन बता चुका हूँ कि जब सर्कल में घूमता है तो ये अगर इस तरह से घुमाओगे तो ये कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। जब आप ऐसे घुमाइएगा तो ये कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। मतलब कि आप कह सकते हो कि B वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो बाहर की ओर आया है। डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर। तो बच्चा भी बता सकता है कि सर P वाले में पक्का अंदर की ओर होगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होना चाहिए। जब इसने बाहर की ओर प्रोड्यूस किया तो दूसरा वाला अंदर की ओर प्रोड्यूस करेगा, तभी तो जितना बाहर है उतना अंदर, तो अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट के कारण क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आंसर जीरो आ जाएगा। तो क्या एक अंदर की ओर, आप अंदर की ओर करने के लिए इसको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा P वाले को। तो जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर की ओर होगा, अंदर की ओर। इतना क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इतना बात क्लियर है तो आप हमें बताइए कि हाँ सर इतनी बात क्लियर है हमारा। ठीक, अब सवाल आता है, तो अगर मैं इसके डायरेक्शन को हटा दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं BQ बराबर है BP के। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे तब तक ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप बताइए कि हाँ सर क्लियर है, जल्दी होगा। तो BQ का मान होगा, यहाँ पर देखिएगा, μ0 n इंटू I, और I किसका, Q का, और 2 इंटू I, और यहाँ पे R होगा, तो R किसका, Q का, बराबर यहाँ पे होगा μ0, इसका भी n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I किसका, P का, और बट्टा यहाँ पे 2R किसका, P का। तो यहाँ से म्यू से म्यू कट जाएगा, n से n कट जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ठीक से देखूंगा तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ RP बट्टा RQ, RP बट्टा RQ, और यहाँ पे क्या होगा, IP बट्टा IQ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो RP बट्टा यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, RP बट्टा RQ, इसकी वैल्यू 2/3 दी गई है। ठीक है, और IP का मान हमको निकालना है, और IQ का मान 9 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो IP बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर। और डायरेक्शन तो हम लोग पहले ही चुन चुके हैं कि क्लॉकवाइज है, तो 6 एम्पियर क्लॉकवाइज यानी थर्ड नंबर। अब माफ़ कीजिएगा, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, ये एंटी क्लॉक नहीं देखिए, 6 एम्पियर क्लॉकवाइज यानी चौथा नंबर। अब इसको काट के मत लगा दीजिए कि ये देखिए बनाया गलत, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे लोग, इतनी बात समझ में जो देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप इसको आपको एंजॉय किए होंगे चैप्टर्स को। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैं फिर से बता दूं, ये एनसीईआरटी का सवाल है।
आप जाकर एनसीईआरटी के बुक्स में देखिए, चौथा नंबर चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिखाई देगा। तो उस समय सोलेनॉइड के पास ये क्वेश्चन है। तो जब मैं उस समय बता रहा था कि बेटा एनसीईआरटी देखो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, तो देखना चाहिए, उसे कवर अप करना चाहिए। जो भी न्यूमेरिकल्स है वो एनसीईआरटी के लॉन्ग ही आपके आसपास से घूमेंगे, पर एग्जैक्ट ये नहीं होने वाला कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ऊपर नीचे करेगा, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो क्वेश्चन कहता है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेडियस ए है। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पर एक यहाँ पे बना रहा हूँ, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बनाता हूँ एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैंने ये बना दिया वायर, ठीक है, मैंने ये वायर बना दिया, ठीक। बोला गया कि इसका रेडियस ए है, तो चलिए हमने ये भी मान लिया कि चलिए इसका रेडियस को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि स्टैटिक करंट आई फ्लो कर रहा है, तो चलिए हम ये भी मान लिए कि इससे फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू आई है, ठीक है। अब आगे क्या, अब क्या रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया चारों तरफ फैला हुआ, आप समझ गए इसकी बात को। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। किस पॉइंट पर, पॉइंट डिस्टेंस a/2 एबव द सरफेस। ओ मतलब यहां देखो सरफेस से, तो सरफेस से a/2 दूरी पर, तो a/2 दूरी पर मान लेते हैं इस बिंदु को P, ठीक है, क्या मान लेते हैं P। तो चलिए एक तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रेशियो मैग्नेटिक फील्ड किसका, P का। दूसरा क्या कह रहा है बच्चे लोग, अब कह रहा है कि और एबव द सरफेस, आप कह रहा है पॉइंट द डिस्टेंस a/2 बिलो द सरफेस, मतलब एक तो a/2 बाहर होना चाहिए और दूसरा a/2 कहाँ होना चाहिए बच्चे लोग, अंदर। तो मैं जरा इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब अब हमको निकालना है यहाँ से a/2, पूरा a है, पूरा रेडियस a है, तो ये क्या होगा a/2। तो ये सेंटर O है, तो क्या मैं इसको मान सकता हूँ Q पॉइंट। तो हमको ध्यान से सुनना, एक हमारे पास वायर है, जिस वायर के एक बार a/2 बाहर और एक बार a/2 अंदर। तो जब बाहर जाओगे तो इधर चले जाओगे, अंदर जाओगे तो पूरा तो है, तो आधे पे रह जाओगे। तो यहाँ पर हमको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर और एक निकालना है Q पॉइंट पर। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से एनसीईआरटी अभी भी ओपन कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन आता है कि सर चलिए निकाल देते हैं। तो बस इसका फॉर्मूला देखिए, बाहर के लिए क्या होगा और अंदर के लिए क्या होगा उसको जरा। तो जब आप इसके लिए चेक करोगे बेटा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा ये हो जाएगा μ0 I बट्टा 2 पाई और इंटू R, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए बच्चे लोग, स्ट्रेट वायर के द्वारा। जब आउटसाइड की बात करेंगे, जब इनसाइड की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा μ0 I गुने R बट्टा 2 पाई और यहाँ से हो जाएगा R का स्क्वायर। कौन वाला R, तो रेडियस वाले R का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा बच्चे लोग, सोलिनॉइड वाले केस के लिए। ये सोलिनॉइड वाले का है, ये अंदर गए तो सोलिनॉइड वाला, बाहर गए तो स्ट्रेट वायर, अंदर सोलिनॉइड बाहर स्ट्रेट लाइन वाला वायर, ठीक है। तो आप जब इसको ठीक से देखिएगा, तो अगर आप इसको देखिएगा तो BP बट्टा BQ बराबर, ध्यान से देखिए बेटा, ये कुछ कटने वाला है। तो आप 2 पाई से पहले तो 2 पाई उड़ा दीजिए, μ0 से μ0 उड़ा दीजिए, ठीक है। कटने वाला तो I भी है, तो I से I भी काट दीजिए। कुछ ऊपर जाने वाले पार्ट से, जरा एक मिनट रुक जाइए, इस R में और इस R में अंतर है, तो इसको R डैश मान लेते हैं। अब कैसे अंतर है तो वो देखिए, ऊपर चला जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, बट्टा, ठीक है। अब ये हो जाएगा R इंटू R डैश। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए R, तो रेडियस इसका A है, पहले ही बोल दिया कि इसका रेडियस क्या है बच्चे लोग, A है, रेडियस A है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A का स्क्वायर बट्टा R। तो अब जरा देखिए कौन सी R की बात कर रहा हूँ, तो P वाला, तो P वाले पॉइंट का दूरी देखिए, तो यहाँ से कितना है, ये जो R बराबर हो जाएगा, एक तो ये दूरी सेंटर से मापा जाता है, तो A प्लस a/2 बाहर है, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा बुआ, इसका टोटल दूरी हो जाएगा 3/2 है ना, A गुने, अब बताइए R डैश, तो R डैश की दूरी तो a/2 हो जाएगा, a/2a, तो A से A कट जाएगा, यहाँ से सॉरी माफ कीजिएगा A, माफ कीजिएगा ये नहीं होगा, तो ये A, ये दोनों स्क्वायर से कट जाएगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 दूनी 4, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब बट्टा कितना बच जाएगा 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4:3,
ठीक है बच्चे लोग, हमारा आंसर कौन हो जाएगा 4:3। सिंपल सी बात है। तो यही हमारा क्या था बच्चे लोग क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी में भी है, जब लाइन के बाहर हो तब आप एक स्ट्रेट वायर की तरह व्यवहार करेंगे, लाइन के अंदर हो तो सॉलिनॉइड की तरह व्यवहार करेंगे। और दोनों का फॉर्मूला रख लीजिए, जब बाहर होइएगा तो ए में दूरी जुड़ जाएगा, जब अंदर होइएगा तो ए में दूरी घट जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी 5वां नंबर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन का यहाँ पर, ये आपको लेवल ही पता चल रहा होगा धीरे धीरे, है ना, कि हाँ कहना अलग बात है और सीबीएसई में जाके पास करना अलग बात है। इतना लेवल है तो कम से कम सीबीएसई का फीस तो बढ़ाना चाहिए ना। चलो तो बच्चे लोग, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज इट्स परमेबिलिटी, इसकी परमेबिलिटी क्या होगी? देखिए परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा परमेबिलिटी बराबर B/H, ये हम लोगों ने रिलेशन निकाला तो उस क्रम में ये था। ठीक है, तो अगर आप H की वैल्यू मतलब कि मैग्नेटाइजेशन मतलब H का मान यदि तुम बढ़ा रहे हो तो म्यू का मान ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, घटेगा, अगर ये कांस्टेंट है तो। ठीक है, जो कि है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है और ये जो मैग्नेटाइजेशन है अगर H बढ़ाओगे तो म्यू क्या होगा, घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये नंबर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। छठा के बाद बच्चों 7वां पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए कि मतलब सीबीएसई कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, मतलब नीट जेईई को भी एकदम टच करते हुए निकलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और मैं तो भगवान से मनाता हूँ, हे भगवान कि बिहार बोर्ड का भी लेवल अप हो, क्योंकि जितना बिहार बोर्ड ने तो पूरा गंद मचा रखा है। ठीक है, इसलिए कि एकदम 70 में से 35 का जवाब दीजिए, फिर वो इतना इजी क्वेश्चन, तो ये तो थोड़ा चलिए कोई नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उठाना चाहिए लेवल, ताकि मतलब पढ़ने और पढ़ाने दोनों वालों को मजा आए, थोड़ा हंसी मजाक बंद हो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो पढ़ाई पर, थोड़ा सा मतलब कि लेवल तो उठना चाहिए। फिर कोई नहीं, चलिए अब जो है उसी में सर्वाइव करना है। कहता है आयरन के कोर को यदि आप कनेक्टेड टू अ सीरीज और इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना, यहाँ पर जो है बच्चे लोग एन एसी सोर्स शो इन फिगर व्हेन आयरन पीस टेकन आउट। देखिए मान लो कि इसमें से आयरन का एक पीस को हम बाहर निकाल लेते, टेकन आउट मतलब बाहर निकाल लेना। ठीक है, तो ब्राइटनेस क्या होगा, जब आप अंदर इसको डालते हैं, जब आप इसको अंदर डालते हो तो एल की वैल्यू बढ़ती है, सेल्फ इंडक्टेंस का मान, और जब आप यहाँ पर इसको बाहर निकालते हो तो एल की वैल्यू क्या होती है, घटती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप आयरन पीस को अंदर डालोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आपको पता है कि एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सेल मतलब समझते हो ना क्या होता है, एक्सेल का मतलब होता है इम्पीडेंस, जो रेसिस्टेंस, किसकी तरह का रेसिस्टेंस, जो इंडक्टर की तरह रोका गया करंट होता है। तो अगर एल का मान घटेगा, ठीक, तो एक्सेल का मान भी घटेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी का रेसिस्टेंस घट रहा है तो पक्की बात है उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ेगी। रेसिस्टेंस घटा तो ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन से जाएंगे इंक्रीज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब आगे स्टेटमेंट की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, कई लोग बच्चे ना नॉट पर ध्यान नहीं देते, सीधे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा गलती अधिकतर बच्चे यही कर पाते हैं। नॉट कौन सा सही नहीं है, तो चलिए बच्चे लोग ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं। कहता है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल फ्रॉम मीडियम, सही बात तो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट होता है, क्या लाइट को सन से धरती तक आने के बीच में कोई भी मीडियम का हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा में कहता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटैक द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जितना मैक्सिमा मिनिमा समय याद है इस तरह से सेम टाइम होता है। कहता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड इक्वली, ठीक है, ये भी बात सही है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, गलत, यही बात है। याद है कुछ इस तरह से, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं होते, ऑलवेज परपेंडिकुलर, पैरेलल कभी नहीं होते। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो चौथा नंबर हो जाएगा, जो गलत है वही सही है हमारा। तो कहने का मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ये भी जरा देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, इलिप्स। देखिए 4 को आपको दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर लेके चलना पड़ेगा। कल सुबह जब लीजिए, ये हमारे पास 2 एक्सिस है, एक है रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर, ठीक, इसको रेक्टेंगल में लेता हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है,
ये सर्कल है और ये इलिप्स है, ठीक, ये चार है। और चार को मूविंग आउट, मतलब हम इसको, इसकी जो मूविंग आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट वेलोसिटी आई, ओके, मतलब कि इसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी आई है एक्स एक्सिस से मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, सबका मोशन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस में। तो आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की ओर है, तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है, कहा जाता है निगेटिव जेड एक्सिस, तो मतलब अंदर की ओर, तो इसको बोल दूं मैं क्रॉस क्रॉस, अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया, ठीक है बाबू। अब क्या है कि जब हम इसको इनसाइड, जब हम इसको इंड्यूस ईएमएफ, इसमें से क्या कांस्टेंट होगा किसके लिए, तो जरा देखिएगा, किसके लिए रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगा और किसके लिए कांस्टेंट होगा। शायद अगर आपको मेरी एक छोटी सी क्लास याद होगी तो मैंने आपको पढ़ाया था इमोशनल ईएमएफ, याद है इमोशनल ईएमएफ में कि एक रॉड रहता है, यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इमोशनल ईएमएफ, और यहाँ से इसको टेकन आउट मतलब बाहर निकालते हैं। जब आप इसको बाहर निकालिएगा ना तो आपको याद होगा कि इस वाले फील्ड में यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इस वाले में ईएमएफ जनरेट होगा लेकिन इस वाले में नहीं होगा, लंबाई में होगा लेकिन चौड़ाई वाले में नहीं होगा, लंबाई में खाली होगा। तो देखो बउआ, जब ये इसकी बात करते हैं तो इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई एल है, तो जितना रेक्टेंगल का होगा उतना स्क्वायर का होगा, दोनों की लंबाई सेम है, तो दोनों का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों का जो ये वाला पार्ट है वो सेम है, जितना रेक्टेंगल का है उतना ही स्क्वायर का है। लेकिन अगर आप सर्कल वाले केस में देखिए तो बच्चे लोग, सर्कल वाले केस में देखिए तो ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है, इलिप्स में भी देखिए ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है, ये लंबाई अलग है, पर स्क्वायर इसमें देखिए ये लंबाई सब जगह एक समान है, इस पे भी देखिए ये लंबाई सब जगह एक समान है। तो इसमें तो ईएमएफ आ रहा है, तो इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ एक जैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, पर इसका ईएमएफ लंबाई बदल रहा है, हर जगह में लंबाई बदल रहा है, तो इसका ईएमएफ क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सर्कल एंड इलिप्स का जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि अपने लंबाई के कारण हर समय क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा बचवा, ऐसे नहीं होगा, सीबीएसई है, ऐसे ही कोई पैसा सीबीएसई का अधिक नहीं लेता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा। अब कहता है इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट अ सेंटर, ठीक है ना, सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेरेंस वेव 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, है ना, 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, मतलब कि इसकी जो वेवलेंथ है इसका जो पाथ डिफरेंस है वो 1/8 है, यानी λ/8, क्योंकि अगर लेमडा वेव है तो उसकी कितनी होगी पाथ डिफरेंस, 1 वेवलेंथ का 8वां हिस्सा यानी λ/8। अब क्या रहा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट एट अ सर्टेन ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। देखिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन का मतलब दम आपको मानना पड़ेगा। देखो मैं भी दिखाता हूँ कैसे। अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, देखिए कैसे, पता होगा डेल्टा फाई बराबर 2π/λ और गुने डेल्टा एक्स, याद है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा फाई बराबर निकालता हूँ, देखो तो अगर रख करके तो आ जाएगा 2π/λ और गुने π/8 यहाँ से, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा तो बताइए, हमारे फाई का मान कितना आया बुआ, π/4। चलिए अभी इसको रख लेते हैं, फिर आते हैं अपने मेन मुद्दा पर। तो यहाँ पे हमसे जो कहता है बाबू, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इंटेंसिटी का मान निकालिए, और हमने पढ़ रखा है बाबू कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1, याद आया, प्लस I2 प्लस 2 इंटू √I1 इंटू √I2 और इंटू कौन सा थीटा यानी कौन सा फाई, कॉस फाई। क्या याद है आपको ये फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए, एग्जैक्टली। तो जरा देखिएगा, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि I डैश यानी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हुआ ना। अच्छा, अगर मान लो कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें दो एक ही तरह के इंटेंसिटी के वेव आकर आपस में मिलते हैं तो दोनों की इंटेंसिटी एक जैसी है, तो जितना I1 है उतने I2 है, तो क्या यहाँ लिख सकता है I प्लस I, क्योंकि I1 I2 एक जैसा हो गया, 2 इंटू I, क्योंकि √I से √I यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे बोलूँगा cos फाई। पहले रुक जाइए जरा सा, तो क्या यहाँ पे बता सकता हूँ IR डैश बराबर लिख सकता हूँ 2I प्लस 2I इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब जरा देखो, तो I डैश R बराबर 2I कॉमन ले लूँगा तो क्या यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, ठीक।
और अगर 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला रख दीजिएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बउआ 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बउआ? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, आई डैश का मान आ जाएगा, आई डैश आर का मान आ जाएगा 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, अब हम सबसे एक सवाल पूछते हैं बेटा, एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए बउआ? अगर हमको एक केस यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर आप ये बोलो तो एक मेन फॉर्मूला बन गया, अगर आप इसको रख लीजिए। पर अगर मान के चलिए कि अगर हमको ये मैक्सिमम चाहिए तो इसका मान 0 होना पड़ेगा। तो इसका मान क्या होना पड़ता? मतलब cos 0 होता तो इसका मान 1 होता। मैक्सिमम के लिए cos का मान कितना होना चाहिए? 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता i मैक्स, तो मैक्स का मान में कितना निकलता? 4i। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाला टर्म है वो 1 हो जाता, तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम इतना निकलता। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। तो क्या मैं इसी फॉर्मूला को, जो ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो तो आई आर डैश बराबर आई मैक्सिमम, ये बराबर है, ये बराबर लिख सकता हूँ आई मैक्सिमम। क्यों लिख सकता हूँ आई मैक्सिमम? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 4i को हम लोग क्या पढ़ेंगे? आई मैक्सिमम। तो इतना 4i ना लिख करके लिख सकता हूँ आई मैक्सिमम। और यहाँ पे कौन सा? कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। और हमसे क्वेश्चन बोला है कि इतना है, तो हमको ना रेशियो निकालिए। किसका रेशियो? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का और सेंटर ब्राइट फ्रिंज। तो पता है ना, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है। लाइट वाला तो सबसे ज्यादा सेंटर पे। तो आपको क्या करना है बच्चे लोग? रिजल्टेंट इंटेंसिटी और सेंटर का रेशियो निकालना है। तो मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई आर डैश बट्टा आई मैक्स बराबर, इसी का तो रेशियो निकालना है। इसका रेशियो क्या है वो? कॉस स्क्वायर। और बताइए तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला निकाला हमने? पाई बाई 4। ठीक, और बट्टे क्या है? 2। तो बताइए तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आई डैश आर बट्टा आई मैक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 8। सुन के ही दिमाग घूम रहा है तो सोचिए बनाने वाले का क्या हाल होगा। ठीक है ना, वहां पर जो कि ये सीबीएसई और क्वेश्चन सबको बनाने A to Z, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो बच्चे लोग यहाँ पर हो गया ये। अब सवाल है कि सर इसका वैल्यू कैसे निकाले? अगर हमको इसका वैल्यू मिल जाता तो हम आराम से निकाल लेते। और पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 को 8 से काटोगे तो 22.5 डिग्री आएगा। अब लो तो 22.5 डिग्री का मान हम कैसे निकालें? जरा सोचिए तो 22.5 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, बस इसका मान निकाल लेना है। तो इसके लिए हमको अलग चलना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। अलग कैसे चलना पड़ेगा? ये देखिए, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर ये cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो आज मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से आया, तो बेटा पूरा चीज सीख लो। जब आए हो तो पूरा कुछ सीख लो। तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? cos 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा प्लस 1। तो बताइए यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 और बट्टे 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना रखना था? पाई बाई 8। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई बाई 8, और हमको इसी का ना मान चाहिए, इसी का ना मान चाहिए। तो देखो तो होगा cos 2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई बाई 8 प्लस 1 और बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ पर cos, ठीक है, और यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 और बट्टे 2। अब सवाल है cos पाई बाई 4 का मान कितना होता है? तो cos पाई बाई 4 का मान होता है बुआ मतलब 45 डिग्री, 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1 और बट्टा 2। ठीक, तो आप इसको देखिएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस √2 और बट्टा 2√2। ठीक, तो 1 इसका मान होता है 1.414, √2 का मान होता है। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 गुने 1.414। ठीक, आप इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 2.414। ठीक, और बट्टा ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2.828, और जब आप इसको काटिए 0.853
36, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो हमने ये जो cos 2 थीटा का मान निकाला, यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा का जो मान निकाला वो कितना निकला होगा 0.8536। तो इसी मान को हम यहाँ रख दें, इसी मान को यहाँ रख देंगे तो हमारा पूरा वैल्यू निकल जाएगा 0.8536। तो देखिए तो हमारे ऑप्शंस में कौन है 0.85, यानी डी नंबर ऑप्शन, फोर्थ नंबर। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक बार देख सकते हैं ध्यान से। देख लिया, ये इतना हमारे पास क्या था बच्चे लोग, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए, इजी था, ओह माय गॉड। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, बड़ी सिंपल है। अगर आपको वर्क फंक्शन का मान दिया हुआ है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर दीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि चलो फाई का मान, तो आपको पता होना चाहिए कि फाई बराबर होता है बच्चे लोग, हमने पढ़ा है आपसे, फाई बराबर ई म्यू, माफ कीजिएगा, फाई बराबर एच न्यू, याद आया, फाई बराबर एच न्यू। तो जरा देखिए तो एच और न्यू की जगह हम लोग पढ़ते हैं सी बाई लेमडा, ये हम लोग अभी प्लांक्स कांस्टेंट पे फोटोन की एनर्जी में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए सी का मान 6.6 10⁻⁻34 प्लांक्स कांस्टेंट का मान, अच्छा, गुने सी का मान 3 × 10⁻, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे लोग 8 बट्टे यहाँ पर लेमडा, तो लेमडा का मान तो हमको निकालना है। तो जरा सा मैं एक काम करता हूँ, क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ लेमडा बराबर hc/5, लेमडा को इधर, फाई को नीचे, तो h का मान लिखा गया, c का मान लिखा गया, फाई का मान यहाँ से लिख दो 4.14 गुने 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। आप इस पूरे वैल्यू को काटिएगा तो यह आपको आ जाएगा अप्रोक्स में, ठीक है ना, 30.0, माफ कीजिएगा, ये आपको काट के देखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 क्या अप्रॉक्स में आता, 2 कुछ है, लेकिन अप्रॉक्स में इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.-7, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 3 शून्य बढ़ाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या करना पड़ेगा 10 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 3000, हालांकि ये 3 नहीं है एग्जैक्ट में, लेकिन तो उसके आसपास में आ जाएगा। तो 10⁻−10 को एंगस्ट्रॉम बोलेंगे, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर द रेडियस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ द एन ऑर्बिट बताइए। तो ये मैं आपको एटम का टॉपिक है जो मैं कल से चालू करने वाला हूँ, लेकिन अभी आप इसको पढ़ सकते हैं कि R1/R2 बराबर R1/R2 यहाँ पर सेकेंड रेडियस का निकालना है। चलिए R2/R1 बराबर हो जाएगा N2/N1 का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं ना वो स्क्वायर के फॉर्म में काम करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ R2 का मान निकालना है, R1 का मान दिया हुआ है 5.3 10⁻⁻11 और बराबर इसकी वैल्यू N2 की वैल्यू 3 दी गई है और N1 का 1, यानी 1 से 3 तक गया है। तो बताइए R2 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा 5.3 10⁻⁻11 47 के आसपास रहेगा ना, तो 47.7 10⁻⁻11, तो 1 दशमलव खसकाओगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा 4.77 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ओके, तो चलिए 12 के बाद अब आता है 13 नंबर पे। 13 में कह रहा है इसमें से कौन सा बात सही नहीं है, ये ट्रू नहीं पूछ रहा, सही नहीं है। तो आप देखिए तो हमको तो नजर गया सीधे इस पर, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम फोर्स। बताइए न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, कमजोर नहीं होता है कूलम फोर्स से। तो ये जो बात है वो क्या है बच्चे लोग, गलत है। तो आप ये गलत है तो सही है, तो 13 का हो जाएगा सेकेंड। 14 का ये देख रहे हो क्वेश्चन बैंक है, तो कहता है बच्चे लोग इफ द, ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल है। तो आप देख सकते हो कि आप
मतलब सोच के देखिए कि जब एक सीबीएसई के बच्चा को पेपर मिलता होगा तो वो किस हिसाब से मेंटली प्रेशर से गुजरता होगा। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि जब वो बाहर निकलेगा तो कोहिनूर हीरा बन के निकलेगा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि प्रेशर जितना बड़ा होता है बेटा, उतना जब लड़ाई जितनी बड़ी होती है उसका जो मुकाम उतना ही ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आप सबको घबराना नहीं है, दिमाग वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाना है। ये LCR सर्किट है, LCR सर्किट, ठीक है। क्या नाम हुआ इसका? LCR सर्किट, क्लियर है। अब देखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है, LCR सर्किट किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सो देखिए, कह रहा है V1 का रीडिंग दिया हुआ है 40, कह रहा है हमको V2 का रीडिंग दिखाइए, पता नहीं कितना है V2 का रीडिंग, ठीक है। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिखा देते हैं। देखिए बच्चे लोग यहाँ से देखो, इसका जो होगा उसको VR बोलेंगे, इसका जो होगा उसको VL बोलेंगे, और इसका जो होगा उसको VC बोलेंगे। क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है, करंट एक जैसा होता है। तो अब जरा बताइए तो बच्चे लोग, शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, इसको VR कहते हैं, ऊपर को VL कहते थे, और याद है इसको VC कहते थे। इम्पीडेंस सर्किट याद है आपको, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो तो ध्यान से, VL माइनस VC, और इसको लिख सकता हूँ VR, ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा V का रिजल्टेंट मान कितना होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा रूट अंडर VR का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है तो बाकी रहने वाला नहीं है, और यहाँ पर क्या बोलूँगे? VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक, ओके। आप ध्यान से देखिए, VR मतलब रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट समझ रहे, ये मत समझ लेना। देखो तो VR डैश बराबर, क्या VR का मान हमको निकालना है? पता नहीं, VR को तो V2 कहते हैं, तो हमको V2 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, लेकिन इसका मान दिया हुआ है, दोनों का घटाओ कितना दिया है? 40। तो क्या मैं इस दोनों के बजाय सीधे लिख दूं 40 का स्क्वायर, ठीक। अगर मुझे इसका मान, हमको इसका मान निकालना है, अगर इसका मान आ जाए तो काम चल जाएगा। और इसका मान कैसे आएगा? तो यहाँ से आएगा, देखो रिजल्टेंट। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर रिजल्टेंट जो है, यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो कितना है? 50√2 sin ओमेगा टी। तो आपको पता है ना कि इसका जो ये वाला वैल्यू होता है उसको नॉट कहते हैं। तो V नॉट का मान यहाँ पर कितना आया? 50√2। लेकिन हमको चाहिए VRMS, हमको क्या चाहिए? VRMS। तो पता है ना VRMS बराबर होता है V नॉट बट्टा √2, ठीक। तो V नॉट का मान है 50 और √2, और बट्टा क्या है बच्चों? √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, 50 हो जाएगा। तो VRMS के मान कितना आ जाएगा बच्चे लोग? 50। तो आप ध्यान से देखिएगा, VRMS का मान 50 आ चुका है, और यहाँ पे 50 रख सकते हैं हम, क्योंकि इसी का मान ओवरऑल, तो ओवरऑल तो यही नहीं, यही तो वोल्टेज खत्म कर रहा है पूरे सर्किट में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बच्चे लोग आराम से, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि VR डैश बराबर, जो हमने अभी बोला ना, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा। तो VR का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट ये रेसिस्टेंस वाला है, तो रिजल्टेंट VR का मान दिया हुआ है 50, तो 50 का स्क्वायर, और इसको इस तरह भेज दो, माइनस 40 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? VR का स्क्वायर। तो बताइए ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा? VR का स्क्वायर। तो बताइए तो ये कितना हो जाएगा पूरा? 900 VR का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा पूरा? 30। तो बताइए VR का मान कितना हो गया? 30 वोल्ट। सिंपल सी बात है, सेकेंड का 30 वोल्ट। इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए परेशान है आप लोग? 14 हो गया, 14 के बाद 15 पे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सिर्फ दिमाग का खेल है, जो समझिए वो आराम से समझ जाएंगे। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें दिया हुआ है वो एक्स के साथ, दूरी के साथ, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमने पढ़ाया था माइनस dV/dr, ठीक। और कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल के ग्राफ को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ पे, तो इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा? एक बात पकड़िए, कहानी खत्म इसका। देखो कैसे बेटा, अगर पहला देखिए तो 0 से लेकर 2 तक, इसमें V पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो V पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, V क्या है? पॉजिटिव। तो जब V पॉजिटिव होगा तो एक पॉजिटिव और आगे निगेटिव बैठल है, तो E का मान निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि ये V पॉजिटिव है। क्वेश्चन नहीं कह रहा V यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। तो इस वाले टर्म में यदि V पॉजिटिव है तो आगे तो माइनस बैठल है, तो ये E कहाँ से आएगा? माइनस में। तो मतलब E आना चाहिए निगेटिव में। तो ग्राफ देखिए, तो इस वाले ग्राफ में E निगेटिव में है तो ये सही होगा, इस वाले में E पॉजिटिव में है गलत।
इस वाले में भी ई पॉजिटिव में है गलत, इस वाले में ई पॉजिटिव में है गलत, तो सीधे हमारा ई कहाँ आना चाहिए, निगेटिव में। तो कौन सा ग्राफ सही होगा, ए नंबर। कितना सिंपल था यार, बस पकड़ना है दिमाग से। बिहार बोर्ड के मॉडल से लेके आई नहीं रहा, सीबीएसई के मॉडल से लेके कौन आएगा। 16 नंबर। चलो बच्चे 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टू स्टेटमेंट आर गिवन, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है बता रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज बाय डोपिंग। अभी आप लोग इसको नहीं पढ़े, मैं आपको पढ़ाऊंगा, 14वां चैप्टर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हम लोग, ठीक है। तो डोपिंग करते हैं तो कहता है कंडक्टिविटी बढ़ती है, बिल्कुल। जर्मेनियम और सिलिकॉन को अगर नॉर्मली देखिएगा तो उसमें कोई कंडक्टिविटी होती नहीं है, जैसे ही आप उसमें डोपिंग कीजिएगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बात सही है। दूसरा में कहता है डोपिंग से हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहता है। तो देखो पहला वाला तो सही है पर दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, होल्स भी तो बढ़ सकता है। तो इन्होंने बोला कि हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जो कि गलत बात है, होल्स भी बढ़ सकता है। तो ए वाला सही है, अब बी वाला क्या है, गलत है। तो बोलेंगे ए इज ट्रू, बस आर इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते बच्चे लोग। अगला में कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि सेपरेशन ऑफ डी और कोहेरेंट सोर्स का जो स्क्रीन का डिस्टेंस है, अगर दोनों को 1/1/3 कर दिया जाए तो क्या फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो बीटा का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होगा, डी इंटू लेमडा अब बट्टा छोटा वाला डी, ठीक, छोटा वाला, माफ कीजिए उल्टा लिखा गया ना, डी इंटू लेमडा बट्टा ये डी, ऐसे ही नहीं होता है, हाँ चलिए यही होगा। तो अगर तुम इसको आधा तिहाई कर रहे हो और इसको भी तिहाई कर रहे हो तो तिहाई से तिहाई कट जाएगा, वापस तो यही आ गया ना। तो तिहाई से तिहाई करने पर एक ऊपर एक नीचे, तो 3 से 3 कट के वापस वही आ जाएगा। तो ए वाला बात तो सही है, असर्शन सही है कि हाँ भाई कुछ बदलने वाला नहीं, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। और ये कहता है डी बाई डी के प्रोपोर्शनल होता है फ्रिंज भी, तो फिर लेमडा कहाँ गया, अगर डी बाई डी के तो लेमडा को आप भूल गए हो ना, तो ये रीजन गलत है क्योंकि आप लेमडा को भूल रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे वो असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी सी नंबर ऑप्शन 17। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का सेशन का। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव द स्प्लिट देयर काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने काइनेटिक एनर्जी को बिखराते हुए निकलते हैं। क्या ये बात सही है? तो चलिए जरा देखते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ से एक मेटल है, ठीक है बेटा, और इस मेटल पे से लाइट आया, तो लाइट आया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ वाला जो सबसे आगे इलेक्ट्रॉन है वो भागेगा, ऐसे भाग गया, ठीक। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पीछे इलेक्ट्रॉन है और ये भागना चाह रहा है इस एनर्जी को लेकर के, तो ये क्या करेगा, अपने आगे वाले से टकराएगा। अब भीड़ में सोचो, तुम्हारा भीड़ लगा हुआ है, सबसे आगे वाला आदमी तो बिना टकराए हुए निकल गया, लेकिन पीछे वाला आदमी जब भागना चाहता है तो वो अपने आगे जो खड़ा होता है वो नहीं भी जाना चाहता, उसको भी लोग धक्का मार के आगे ले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एनर्जी को चारों तरफ फैलाते हुए जाते हैं। तो जहाँ भीड़ भाड़ है, हर जगह पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और वो निकलना चाह रहा है, तो अपने आगे को, अपने बगल को, अपने पीछे को, सबको धक्का मारते हुए क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। तो वो अपनी एनर्जी को चारों ओर फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? तो बिल्कुल फैला रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, सही हुआ। अब रीजन कहता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इनसाइड मेटल सरफेस इट्स लॉट्स कॉलिजन। हाँ बिल्कुल यही वाला बात कह रहा है, कॉलिजन की वजह से क्या हो रहा है, हुआ मेटल में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ये दोनों बात सही है और दूसरे को प्रूव भी करता है। तो ए नंबर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका बच्चे लोग, ए का। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी सही हो गया। तो चलिए बच्चे लोग, तो हमारे पास अभी 1 से लेकर 18 तक, आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है दिमाग लगाकर पढ़ना। सीधे रट के जाइएगा तो सीबीएसई पास नहीं होने वाले हैं। सीबीएसई पास होने के लिए जो आपने नॉलेज हासिल की है, कोई क्वेश्चन आपको पास नहीं करा सकता। हाँ, उस क्वेश्चन से जो ज्ञान आपने हासिल किया वो जरूर आपको पास करा सकता है। न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, थ्योरेटिकल के लिए तो आपका कॉपी है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का जब एक साथ कॉम्बिनेशन होगा तब एक बेस्ट रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो आई होप आपने इतना एंजॉय किया होगा। पार्ट 2 आपका जल्द आएगा। आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ आप इन्हें जरूर शेयर कर लीजिए, एटलीस्ट इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेवल कैसा है। बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही।